नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। नैनीताल जिले के कोविड प्रभारी मंत्री बशीधर भगत ने आज जिले के सभी अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक में मौजूद रहे हैं। और मंत्री बशीधर भगत ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को जिले के सभी पर्याप्त सुविधाएं और बेहतर इलाज करने के दिशा निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नैनीताल जिले में ऑक्सीजन और रिफिलिंग की भारी कमी है। इसको देखते हुए उधम सिंह नगर में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है, जिसके लिए अधिकारियों को सचेत रहना होगा। नैनीताल जिले में अभी भी 4784 लोग होम आइसोलेशन में हैं। नैनीताल में मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं कोविड की समीक्षा करूं। मेरे जिला अधिकारी और एडिशनल सीएमओ साहब और सभी लोगों के साथ आज विचार विमर्श किया, तो उसमें जो निकल के आया है मोटा एक हमारे पास ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कमी हो रही है, जिसके लिए हमने शासन में सेक्रेटरी सचिन कुर्वे साहब से भी बात की है, जिलाधिकारी जी ने भी बात की है और उधम सिंह नगर से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, वहाँ से भी हम लेने की सोच रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास सुशीला तिवारी में जो 415 बेड हैं उसमें 370 मरीज भर्ती हैं। प्राइवेट 457 बेडों में सब फुल है और छोटे छोटे जगहों पर जो मोटा हल्दू कानिया इन पर 205 हमारे बेड हैं, वो भी लगभग लगे हुए हैं। और कोविड सेंटर और उनमें सब जगह जो दिक्कत है वो केवल ऑक्सीजन की है। बेड हमारे पास लगभग हैं, लेकिन ऑक्सीजन अगर पूरा हो जाता है तो फिर सब ठीक हो जाएगा। पूरी प्रयास हो रहा है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था तत्काल कर ली जाए। सभी जगह जहाँ से भी हम कर सकते हैं उन जगहों पर हमने बातचीत की है और मैं समझता हूँ कि 1-2-3 दिन के अंदर हम इस व्यवस्था को ठीक करने में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है, स्वास्थ्य विभाग लगा पड़ा है, तो हम 2-3 दिन में इस व्यवस्था को ठीक करेंगे। सस्ते गल्ले की जो दुकानों से राशन बढ़ता है, इसमें आने वाले टाइम में किस प्रकार की व्यवस्था रहेगी राशन? सस्ते गल्ले की दुकानों के लिए अभी मेयर साहब ने जो सुझाव दिया है कि एक कोई खुला स्पेस ले लें, कहीं स्कूल के आगे, कहीं पंचायत भवन में, इसमें खुले में, वहाँ पर उसको वितरण करेंगे तो थोड़ा दूरी बनी रहेगी, उससे उचित रहेगा। ऐसा सोचा है कि डोर टू डोर बांट पाना अभी संभव जैसा नहीं लग रहा है, इसलिए एक खुले स्थान पर उसका वितरण हो, इस प्रकार की व्यवस्था है। लालकुआं क्षेत्रीय विधायक नवीन चंद्र दुमका ने आज क्षेत्र के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं वैक्सीनेशन टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण भी किया और इस दौरान उन्होंने पंजीयन वैक्सीनेशन रूम के साथ पानी बिजली की व्यवस्था भी देखी। इस दौरान विधायक नवीन दुमका ने टीका लगवाने आए लोगों से चर्चा भी की और उनके अनुभव भी पूछे। इसके बाद विधायक ने अस्पताल स्टाफ से भी चर्चा करके कहा है कि इस समय जिनका टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए उनका विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं कह दूं कि मैं ये कर दूंगा कि पीछे मेरे पास उसकी सामग्री, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, आज नहीं हो रहा, 15 दिन बाद हो रहा है, 1 तारीख को नहीं हो रहा, लेकिन 15 तारीख को करने के लिए दबाव तो बनेगा। हम भी कहेंगे भाई 1 तारीख की डेट से नहीं हो पाया तो 15 से अवश्य शुरू कर दो। बहुत बड़ा कार्यक्रम है ना, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के हिसाब से दिक्कतें आ रही हैं। अभी मेरी 2 अधिकारियों से बात हुई, दोनों कोविड में हैं, तो ये सब दिक्कतें आ रही हैं। इन सब दिक्कतों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। कई जगह पर बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएँ हैं, जैसे सेंट्राइज की ऑटोमेटिक मशीन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर वाले अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि इस विषय में किसी ने आज तक बताया भी नहीं। मैंने यहाँ थाने में, मस्जिद में सभी जगह पेयजल व्यवस्था समरसेबल दिए हैं, जल्दी वहाँ पर भी दूंगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लगभग जितने इनके बाद डोज हैं उससे कम ही लोग संख्या में यहाँ पर पहुँचे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर होगा। कोशिश ये है कि लोगों से संपर्क बना रहे और लोगों का विश्वास सरकार पर, उसके कार्यक्रम पर बना रहे। ये भी उसी का हिस्सा है। अभी मैं उच्च अधिकारियों से बात करूंगा कि पर्याप्त डोज यहाँ पर दे दी जाए, ताकि लोग दूर दराज से आते हैं, उनके मन में किसी प्रकार का असंतोष न हो। प्रदेश में जिस तेजी से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है वह बेहद गंभीर है। यदि प्रति लाख जनसंख्या पर कोरोना संक्रमित मामलों के आधार पर देखें तो उत्तराखंड दिल्ली से बहुत आगे निकल चुका है। दिल्ली ही नहीं, देश के अधिकतर प्रदेशों में ज्यादातर गंभीर हालात उत्तराखंड में हैं। अब इन गंभीर हालातों को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, पेश है इस पर हमारी संवाददाता विशाखा की ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो लगभग
5200 से अधिक केसेस आए हैं और मृत्यु के आंकड़े के लगभग पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। 122 लोगों ने अपनी जिंदगी की जंग को हारते हुए कल अंतिम सांस ली और 122 लोग उत्तराखंड में कल कोरोना की चपेट में आकर उनकी मृत्यु हो गई। जिस तरीके से आए दिन जो लोगों की मृत्यु का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है, वैसे ही जो आम लोग हैं जो घरों में कैद हैं अभी उनके जो दिल हैं वो भी दहल रहे हैं। और इस भयानक मंजर को देखकर फिलहाल जिन लोगों को कोरोना के अलावा कोई बीमारी है वो जो लोग हैं वो भी पूरी तरह से परेशान है। जरा सी दिक्कत होने पर लोग हॉस्पिटलों का रुख कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर राज्य की बात करें, राज्य सरकार की बात करें तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कई अहम फैसले लिए हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि हर जो कैबिनेट मंत्री हैं सभी अपने जिलों को एक जिला उनके द्वारा बांटा गया है। कैबिनेट मंत्री को यहाँ की गणेश जोशी को देहरादून की कमान सौंपी गई है। इसी तरीके से उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, चमोली अलग अलग जिलों की जो कमानें हैं वो अलग अलग मंत्रियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई है। और सख्त रूप से निर्देशित मुख्यमंत्री ने किया है कि हर एक मंत्री जो है वो अपने जिले की समीक्षा करे, तमाम सुविधाओं का जायजा ले और कहीं भी कोई चूक किसी के द्वारा ना की जाए। इसी के साथ ही दवाइयों की कालाबाजारी रोकने के लिए मुख्यमंत्री ने 145 STF का गठन किया है। दवाइयों पर QR कोड अंकित किया जाए, ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा निर्देशित किया गया है। बात करें राज्य में लॉकडाउन की तो 3 मई तक, आगामी 3 मई तक पूरा जो लॉकडाउन है ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर केवल उसमें छूट दी गई है। और यह लॉकडाउन अभी आने वाली जो दिन है उनमें और भी अधिक सख्त रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके की जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है वो यह है कि जिस तरीके से संक्रमण के फैलाव में कोई कमी नहीं आ रही है उसी को लेकर तमाम जो प्रबंधन है सरकार के उनमें भी सख्ती दिखानी पड़ेगी। बात करें अस्पतालों के हालात की तो हालात आए दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। नए कोविड सेंटर्स हाल ही में सरकार के द्वारा कहीं बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर भी जो व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटल स्टाफ है, डॉक्टर्स की भारी कमी इस समय राज्य के तमाम जो कोविड सेंटर्स हैं उनमें बनी हुई है। और अगर कोविड सेंटर्स बनाए भी गए हैं तो उनमें जो मैन पावर है यानी डॉक्टर्स की, स्टाफ की कमी होने की वजह से वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। जिस तरीके से बात करें, हम फिलहाल मौजूद हैं जो देहरादून, राजधानी देहरादून का एक चौक है, यहाँ से विधानसभा रेस कोर्स के लिए रास्ता जाता है और तमाम जो चौराहा है आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा का जो चौराहा है वो सुनसान है। केवल जो ज़रूरी सेवाएं जिनको दी गई है, मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जो केवल लोग हैं उन्हीं को आवाजाही की सुविधाएं दी गई है, उन्हीं को आने जाने के लिए कहा गया है। और जिस तरीके से सरकार के द्वारा फिलहाल ये स्थिति काबू में की जा रही है, मेडिकल फैसिलिटीज़ को कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द उसको बहाल किया जाएगा और अधिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से की जाएगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि जिस तरीके से राज्य में नए कोविड सेंटर्स भी बनाए जाएंगे, ICU की जो संख्या वो भी बढ़ाने के लिए कहा गया है। इसी के साथ साथ जो नर्सिज हैं उनको भी, आशा जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से 1000 रुपये का जो राहत दान है वो देने की घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ तमाम जो चीज़ें हैं वो सरकार के द्वारा की जा रही है। धरातल पर इन सब योजनाओं का, इन सब निर्देशों का कितना पालन हो पाता है और आने वाली स्थिति कितने काबू में रह पाती है। बात करें राज्य में वैक्सीनेशन की, टीकाकरण की, तो आज से 18 से 45 साल के जो लोग हैं उनका टीकाकरण शुरू होना था, वैक्सीनेशन का कार्य आज से शुरू होना था, लेकिन राज्य में वैक्सीन नहीं है। जिस तरीके से राज्य के द्वारा कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट को, बायोटेक इंस्टीट्यूट को लगभग 1.5 लाख डोजेस का उत्तराखंड के लिए जो पहले से ऑर्डर दिया गया था उसके हिसाब से दवाइयाँ, उसके हिसाब से वैक्सीन की जो डोज है वो उत्तराखंड नहीं पहुंच पाई है, जिसकी वजह से आज 18 से 45 वर्ग की आयु के बीच के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन होना था वो नहीं हो पाया है। और बात करें फिलहाल वैक्सीनेशन की स्थिति की तो जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कंटिन्यू चलाया जा रहा है राज्य में। और उसको लेकर भी स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि अभी आगामी केवल 2 दिनों का स्टॉक ही राज्य के पास है और आगामी 2 दिनों का यदि आने वाली जो डोजेज हैं, वैक्सीनेशन की जो डोजेज है वो उपलब्ध हो जा पाती हैं तो 45 वर्ष से जो ऊपर के लोगों का जो वैक्सीनेशन चल रहा है वो चलाया जा सकेगा।
अन्यथा वो भी बाधित होगा। जिस तरीके से आज वैक्सीनेशन शुरू होना था और वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। हालांकि तमाम स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि अभी कोविड पोर्टल पर जाकर जो युवा लोग हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और लगभग एक हफ्ते के अंदर उम्मीद है कि शायद वैक्सीनेशन की जो डोजेज है राज्य की ज़रूरत के हिसाब से वो उपलब्ध हो पाए और फिर जो वैक्सीनेशन का कार्य है वो चलाया जा सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि वैक्सीनेशन किस हद तक राज्य में चलाया जाएगा, किस हद तक वैक्सीन की आपूर्ति राज्य में होगी, किस तरह से राज्य की जो स्थिति, अस्पतालों की बदहाली, बेड की कमी, दवाइयों की कालाबाजारी और तमाम स्वास्थ्य सेवाओं का की जो धरातल पर धाराशाही होते हुए हमें जो स्थिति दिख रही है वो आने वाले दिनों में कैसे नियंत्रित होगी, किस तरह से सरकार और प्रशासन मिलकर व्यवस्था कर पाएंगे और किस तरह से आम जनता फिलहाल इस महामारी से लड़ने में सक्षम बन पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। लगातार प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अब और भी ज्यादा सख्ती बरतने लगा है। बेवजह घूमने वाले लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं और वहीं कुछ बच्चे स्वेच्छा से फ्रंटलाइन वर्कर को खाने का सामान भी बांटते हुए दिखाई दिए। एक्चुअली मुझे ISBT जाना था, मैं स्टूडेंट्स हैं देवभूमि में, तो घर जा रहे थे तो भैया से लास्ट टाइम मिल के जा रहे थे, कब तक लॉकडाउन है पता नहीं है कुछ भी, तो उसी के पास जा रहे थे तो चालान काट दिया, पता नहीं क्यों उसका। सब मिलने की छूट, सभी लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे थे कि मिल आएंगे 5 मिनट के लिए, तो वही जाना था। हाँ जी सर, इमरजेंसी थी, कोई जानकारी है सर, तभी हम 1 महीने से हॉस्टल में थे, बाहर नहीं आए, हम अभी घर जाने के लिए बाहर लीव लिए थे। देखिए, लगातार हम तो लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि जो कोविड के गाइडलाइंस इशू की गई हैं उनका पालन किया जाए और लगातार चेकिंग भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें वो लोग जो कि गाइडलाइंस में जिनको छूट मिली हुई है उसके इतर अगर कोई बाहर निकल रहा है तो उसके खिलाफ हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, चालान की कार्रवाई लगातार ही चल रही है और लगभग 40 से 45 हज़ार हम लोग चालान पिछले जब से कोविड कर्फ्यू हुआ है तब से कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त अब हम लोग जो है बिना किसी वैलिड रीज़न के बाहर निकलने वालों की गाड़ियाँ भी सीज कर रहे हैं। जिस तरह से प्रदेश में लगातार जो कोरोना के आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, मृतकों की संख्या की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 122 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इन बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जो लोगों में, प्रदेश में, जो जनता में जो कोरोना का डर है वो बढ़ता जा रहा है। कहीं ना कहीं बात अगर कोविड कर्फ्यू की करें, कोविड कर्फ्यू से माना जा रहा था कि जो चैन है, कोरोना की चैन टूट जाएगी, जो संक्रमितों की जो दर बढ़ती जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। लगातार जो कोरोना के संक्रमितों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। पिछले 1 हफ्ते की बात करें तो 36,000 लोग कोरोना से ग्रसित प्रदेश के अंदर पाए गए हैं। इस वक्त मैं जिस चौराहे पे खड़ा हूँ ये सहारनपुर चौक चौराहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मार्केट है, ये इसे झंडा मार्केट भी कहा जाता है। जिस मार्केट पे हम खड़े, जो ये जो झंडा मार्केट है, इस मार्केट में मुख्य तौर से जो दुकानें हैं वो कपड़े की दुकानें हैं, जूते की दुकानें हैं, लेकिन कोविड कर्फ्यू के चलते जो छूट दी गई है वो सिर्फ इमरजेंसी जो सेवाएं हैं सिर्फ उन्हीं को मिली है। आप मेरे सामने देख सकते हैं इस समय जो फल की और ये सब्जियों की ठेली लगी है, लगातार किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किया जा रहा है। लगातार लोग भीड़ लगा करके इस दुकान, इस ठेली पर खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम सरकार की बात करें, सरकार जिस तरीके से अपना रोल अदा कर रही है, बात वेंटिलेटर की करे, बात ICU की करे, बात ऑक्सीजन की करे, उसमें जिस तरीके से कमी देखने को मिल रही है, शायद वो एक बड़ी सरकार की गलती मानी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से आप अभी हमारे सामने देख सकते हैं, जो लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो लापरवाही लोगों द्वारा बरती जा रही है, उस लापरवाही को देख करके लगता है कि हमें अभी थोड़ा और सजग होना पड़ेगा। इसी बीच हमारे साथ एक पुलिसकर्मी मौजूद है, अपनी ड्यूटी पर तैनात है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आप जिस चौराहे पर ड्यूटी कर रहे हैं, लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, एक डर आदमी के मन में होता है, लेकिन आप लगातार अपने इस यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, लोगों को अभी भी सजग होने की और ज़रूरत है कि नहीं? आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप आम जनता को लगातार यहाँ पर देखते हैं, उस चीज़ में कुछ अगर आप हमें बताएं कि जिस तरीके से आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप देख लीजिए सामने सब्जियों की दुकानों में अभी भी लोग भीड़ लगा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि लोगों को थोड़ा और सजग होने की ज़रूरत है? सजग रहने की ज़रूरत तो है भाई, जिस हिसाब से बीमारी चल रही है उस हिसाब से सजग रहने की ज़रूरत है। लेकिन अब ये है कि कुछ आवश्यक सामान है तो आदमी के लोगों को उसका खरीदना भी ज़रूरी है। तो हम सर, आप ये ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी करने के बाद एक जो डर होता है, घर जाने के बाद आप किस तरीके से अपने आप को महसूस करते हैं? यहाँ पर ड्यूटी में जो संक्रमितों की संख्या आप देखते हैं कि लगातार आंकड़े आते हैं कि आज इतने आंकड़े बढ़ गए, हमारे जानने वाले, हमारे परिचित, हमारे दूर दराज के लोग
पता चलता है कि आज वो नहीं रहे, तो कैसा महसूस करते हैं सर? डर तो लगता है, लेकिन क्या करें, जब हम इसमें जो है पुलिस ड्यूटी नहीं करेगी तो कौन करेगी। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि फ़र्ज़ से बड़ा इनके लिए कुछ नहीं है, शायद अपनी जान को हथेली पे रख करके इस वक्त जो पुलिसकर्मी, जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो ड्यूटी कर रहे हैं, उनके लिए फ़र्ज़ से बढ़कर कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जो आम जनता है अभी भी लापरवाही बरत रही, हमारी उनसे सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से लगातार हम उनसे अपील कर रहे हैं और एक यही गुजारिश कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, इन सब को इस्तेमाल करें और अपनी जान, अपने परिवार की जान, आम लोगों की जान और जो हमारे सहयोगी, हमारे फ्रंट लाइन वर्कर काम कर रहे हैं, इन लोगों की जान से ना खेलिए, अपनी जान से मत खेलिए, इनका सहयोग करिए। ये जो कोविड कर्फ्यू लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए लगाया गया है। इसी बीच हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, हम इनसे जानना चाहेंगे। तो सर देखिए, जिस तरीके से आप देख रहे हैं लगातार बाज़ारों में भीड़, अभी भी कोविड कर्फ्यू लगने के बाद भी इमरजेंसी सेवाओं के नाम पे लोग घूमने बाहर निकल रहे हैं, क्या लगता है आम जनता को कितना सजग होने की ज़रूरत है? आज आदमी को सजग होना चाहिए। जब तक उसके परिवार का सदस्य नहीं पड़ा होता, तब तक उसे एहसास नहीं होता दूसरे की पीड़ा का। तो इसलिए जनता से निवेदन है कि कृपया घर रहें। अब मैं खुद निकला हूँ मेडिकल के लिए, दवाइयाँ लेने निकला हूँ माता जी के लिए, अदरवाइज़ मैं भी एक हफ्ते से घर में कैद हूँ। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं के प्रति भी और समाज के प्रति भी उसका क्या दायित्व है, उसका निर्वाह करना पड़ेगा। बात अगर हम कोविड कर्फ्यू करें, जिस तरीके से लगता है कि जी लगातार प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं, बात 24 घंटे की करें तो 122 लोगों की मौत हो गई है, अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है माना जा रहा है प्रदेश के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि जो कोविड कर्फ्यू है, जो अवधि इसकी अब 2 दिन और बची है, शेष बची है, क्या इसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए? बिल्कुल आगे बढ़ाना चाहिए और प्रशासन को बिल्कुल सख्त हो जाना चाहिए। चाहे सब्जी हो, दूध हो, कोई भूखा नहीं मरेगा। होम डिलीवरी सुनिश्चित करे, एरिया वाइज शासन, और पूरा कंप्लीट लॉकडाउन करना चाहिए मेरे विचार से। देखिए, आप देख सकते हैं कि जनता इस वक्त कोविड कर्फ्यू को लेकर के कितना सजग है। वहीं आम आदमी ये कह रहा है कि वो कोविड कर्फ्यू के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बिल्कुल सख्ताई के साथ इसका पालन कराया जाए, कोविड कर्फ्यू को लगाया जाए, जो भी आवश्यक सामान है उसकी होम डिलीवरी कराई जाए, जनता को बाहर निकलने ना दिया जाए। कहीं ना कहीं जो कोविड कर्फ्यू और जो कोविड का जो डर है वो धीरे धीरे जनता के मन में बैठने लगा है। लेकिन जो कुछ लोग अभी हमारे सामने लापरवाही बरत रहे थे, हमें लगता है ऐसे कुछ लोगों को ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके दंड लगाना चाहिए, तभी शायद ये लोग अपने आप को सुरक्षित रखेंगे, हमारे लोगों को सुरक्षित रखेंगे, आम जनता को सुरक्षित रखेंगे। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ J24/7 के लिए देहरादून से संचित शर्मा की रिपोर्ट। जोशीमठ विकासखंड के सलूहड़ डूंगरा नामक गांव में प्रतिवर्ष ही विश्व सांस्कृतिक धरोहर रमान मेला बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ये मेला सूक्ष्म रूप से ही मनाया जाएगा। आपको बता दें कि सलूहड़ डूंगरा में आयोजित होने वाला ये मेला इतना विश्व विख्यात है कि इसकी तर्ज पर उत्तराखंड में दूसरा कोई मेला आयोजित नहीं होता है। परंतु इस बार कोरोना संक्रमण के चलते गांव में मेले का आयोजन नहीं हो सका। सरकार की नई गाइडलाइन को देखते हुए इस बार मेले को सूक्ष्म रूप से ही किया जाएगा। इस वर्ष 2021 में विश्व सांस्कृतिक धरोहर रम्मान का आयोजन बैसाखी के पर्व से प्रारंभ हो चुका है और जो हमारी पौराणिक परंपरा है उसके अनुसार हमारे जो मुखौटे हैं, विभिन्न 18 मुखौटे, वो रात्रि काल में उनकी पूजा हो चुकी है और उनका नृत्य संपन्न किया जा चुका है। विभिन्न देवी देवताओं से और पूरे सलूहड़ डूंगरा क्षेत्र में भूमियल से देवता का भ्रमण कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आज रम्मान का आयोजन होना था और समापन भी होना था, लेकिन सरकार की और राज्य सरकार की और हमारे जिला प्रशासन, तहसील प्रशासन का जो कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसको देखते हुए कल एक बैठक में सलूहड़ डूंगरा क्षेत्र के ग्रामवासियों के द्वारा निर्णय लिया गया कि आज का जो कार्यक्रम था उसको बहुत संक्षिप्त रूप में उसको संपन्न किया जाएगा। हरिद्वार के ज्वालापुर मंडी आतड़ियों में कोविड-19 की दूसरी लहर और जिले में लगे कर्फ्यू ने कारोबार चौपट करके रख दिया है। ग्राहक न होने के कारण मंडी परिषद में चारों ओर सब्जियों के ढेर लगे हुए हैं और अधिकतर सब्जियां सूख भी रही हैं। मंडी आड़ती सब्जियों को फेंकने को मजबूर हो रहे हैं और वहीं मंडी आड़ती हाजी शाहीन मंसूरी ने कहा है कि कोरोना काल में सबसे अधिक नुकसान सब्जियों को उगाने वाले किसान को ही झेलना पड़ रहा है।
कुमाऊं में लगातार कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बाद अब डीआरडीओ हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में 500 बेड का अस्पताल तैयार करने जा रहा है, जिसमें 400 बेड ऑक्सीजन युक्त जबकि 100 बेड आईसीयू से लैस होंगे। दिल्ली से डीआरडीओ की टीम आज हेलीकॉप्टर से हल्द्वानी पहुंची। टीम ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण भी किया, जहां 15 दिन के भीतर 500 बेड का फैब्रिकेटेड अस्पताल तैयार किया जाएगा। की टीम आई थी जो है तो वो लोग जो है यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के फील्ड में 500 बेड का जो है एक प्योरली जो है कोविड अस्पताल बनेगा। वहाँ पे पूरा जो है उनके द्वारा जो है डीआरडीओ की टीम के द्वारा जो है वो बनाया जाए। कितने बेड का 500 बेड का बनेगा और जो उन्होंने बता रखी रिक्वायरमेंट अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो 15 दिन के अंदर जो है वो लोग अपना तैयार करेंगे। जो कोविड मरीज हैं तो कोविड मरीजों के लिए ये बनेगा। इसमें जो है 100 बेड का जो है 100 बेड उसमें आईसीयू के रहेंगे और 400 जो है जनरल जो है ऑक्सीजन बेड रहेंगे। जी, शासन के निर्देशों क्रम में जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं तो डीआरडीओ द्वारा एक 500 बेडेड हॉस्पिटल के लिए आज इंस्पेक्शन किया गया है, जिसमें अराउंड 100 प्लस 125 अराउंड आईसीयू होंगे। और ये हमने लैंड का इंस्पेक्शन कर लिया है और जो इनकी डिमांड्स हैं अराउंड 15-20 डिमांड्स हैं और कॉपरेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उस जो इनकी डिमांड है वो पूरी की जाएंगी। ये अभी इन्होंने इंस्पेक्शन किया है, जो इनकी नीड्स हैं अराउंड कह रहे हैं कि 2 वीक्स के अराउंड अगर ये फाइनलाइज होता है, लैंड फाइनलाइज होती है तो उसके बाद और ऑक्सीजन के जो टैंकर्स एलएमओस मिलने में और जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं उसके हिसाब से थोड़ा टाइम वेरी करेगा, बट अराउंड 15 to 20 डेज़ के अराउंड अगर सब कुछ सप्लाईज मिल जाती हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।